Good morning, students. Myself, Shashikala Gora, Assistant Professor of ABST from Government College, बहरोड। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के ई लेक्चर की सीरीज में मेरा ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में कि जो एबीएसटी का पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड है उसका क्या सिलेबस रहेगा, साथ ही क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, किस तरीके से क्वेश्चन आपके फ्रेम किए जाएंगे। इसी की सीरीज में हम आगे चलते हुए आज स्टार्ट करते हैं एबीएसटी का पेपर सेकंड, जो कि है स्टैटिस्टिक्स, जिसको सांख्यिकी कहा जाता है हिंदी में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे सांख्यिकी के उद्गम एवं अर्थ के बारे में। सांख्यिकी का ओरिजिन, उद्गम कहाँ से हुआ, इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, साथ ही किस किस किन्हीं की परिभाषाएं हम डेफिनेशंस भी देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सांख्यिकी के उद्गम से। तो सांख्यिकी का उद्गम कहाँ से और किसके द्वारा किया गया, ये हम देखते हैं। तो सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1749 ईस्वी में जर्मनी के विद्वान गॉटफ्राइड एकेनवाल ने किया था। तो सांख्यिकी जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है, इसका सबसे पहले यूज, फर्स्टली जो यूज हुआ है इसका, वो गॉटफ्राइड एकेनवाल के द्वारा किया गया, वो जो कि जर्मनी के विद्वान रहे हैं, और ये यूज किया गया था 1749 ईस्वी में। इसी वजह से जो गॉटफ्राइड एकेनवाल है, उन्हीं को ही सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी भाषा के स्टैटिस्टिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जो सांख्यिकी है उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते ही हैं। तो ये इसका हिंदी रूपांतरण है। तो अंग्रेजी भाषा का स्टैटिस्टिक्स शब्द निम्न शब्दों से मिलकर बना है। तो अगर देखते हैं हम लैटिन भाषा देखते हैं, तो लैटिन भाषा के स्टेटस, इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा एंड जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पे 3 वर्ड बताए गए हैं। इन वर्डों से मिलकर ही ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड बना है। जो लैटिन भाषा का स्टेटस, इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा और जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक वर्ड, जो तीनों वर्ड जब मिलेंगे तो ही अंग्रेजी भाषा का जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स वो बना है। इन तीनों शब्दों का अर्थ हिंदी में अगर देखते हैं तो राज्य या राजनीतिक व्यवस्था भी इसको कह सकते हैं, ये होता है। तो जो सांख्यिकी वर्ड जो आया है वो राजाओं के विज्ञान से इसकी उत्पत्ति हुई है। जो राजाओं का पहले जो विज्ञान जो होता था, जिस तरीके से वो अपने डेटा समंक अपने जो एकत्रित करते थे, कलेक्ट करते थे, उस तरह से नीतियां बनाई जाती थी। तो उन सबको देखते हुए ही इसी वर्ड को लेते हुए आगे स्टैटिस्टिक्स वर्ड की उत्पत्ति हुई है, जो कि सबसे फर्स्टली जो इसका यूज किया गया था वो गॉटफ्राइड एकेनवाल ने किया था। उसी को सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं सांख्यिकी अर्थ एवं परिभाषा। जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है, इसके मीनिंग और डेफिनेशंस क्या है। तो मीनिंग और डेफिनेशन की बात करते हैं तो जो सांख्यिकी वर्ड है, जो सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स है, उसको 2 रूप में परिभाषित किया गया है, बहुवचन रूप में और एकवचन रूप में, जिसको प्लूरल फॉर्म कहते हैं और एक को सिंगुलर फॉर्म कहा जाता है। तो प्लूरल सेंस में भी इसको परिभाषित किया गया है, सिंगुलर सेंस में भी इसको परिभाषित किया गया है। तो हम एक बार देख लेते हैं इसका अर्थ क्या है। तो बहुवचन रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य समंकों या आंकड़ों, स्टैटिस्टिकल डेटा से होता है, जो कि किसी क्षेत्र, व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित संख्यात्मक विवरण होते हैं। अगर प्लूरल सेंस की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स क्या होंगे, स्टैटिस्टिकल डेटाज होंगे, जो कि हम जिनको हिंदी में समंक कहते हैं या आंकड़े कहते हैं, वो बहुवचन रूप में उन्हीं को ही स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी कहा गया है, जो किसी क्षेत्र से या किसी व्यक्तिगत इकाई से के समूह से संबंधित कोई भी संख्यात्मक विवरण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए किसी भी क्षेत्र या किसी भी कंट्री की हम पॉपुलेशन ले लेते हैं, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम ले लेते हैं, मूल्य स्तर और अपराध संबंधी आंकड़े, वहाँ के क्रिमिनल जो भी डेटास हैं वो ले ले, तो उनको प्लूरल सेंस में सांख्यिकी कहा जाता है। अब सिंगुलर सेंस की बात करते हैं तो एकवचन रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य सांख्यिकी विज्ञान से है, जिसमें समंकों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन से संबंधित क्रियाओं अर्थात सांख्यिकी विधियों का अध्ययन किया जाता है। प्लूरल सेंस में हमने देखा कि वहां पे हम बात कर रहे थे डेटा की, कि डेटा जो होंगे वही हमारी सांख्यिकी होते हैं। अब बात करते हैं हम सिंगुलर फॉर्म की। सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है हमारा साइंस आ जाता है। तो उसमें हम जो भी सांख्यिकी विधियां हैं, जो भी स्टैटिस्टिकल हमारे मेथड हैं, उनका उनकी स्टडी करते हैं और उनको ही सिंगुलर फॉर्म में सांख्यिकी बोला जाता है, जिसमें हमारा डेटा कलेक्शन भी आता है, डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब हमारे इसमें जो सिंगुलर फॉर्म की डेफिनेशन में इंक्लूड
होता है। तो हमने देखा सिंगुलर फॉर्म में तो क्या आएगा, जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड है उनको इंक्लूड किया जाता है, और प्लूरल फॉर्म में जो भी डेटाज होंगे, स्टैटिस्टिकल डेटाज होते हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। तो हम आज के इस लेक्चर में हम आगे देखते हैं कि बहुवचन रूप में या प्लूरल फॉर्म में कौन कुछ डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं, उसके मीनिंग के बारे में देख लेते हैं। तो बात करते हैं हम बहुवचन रूप में सांख्यिकी की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस। अब प्लूरल सेंस की बात करते हैं तो मैंने भी बताया आपको, प्लूरल सेंस में सांख्यिकी का मतलब हो गया स्टैटिस्टिकल डेटा, जिनको हम समंक बोल सकते हैं, आंकड़े बोल सकते हैं। तो अगर किसी सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं तो जो डेटा होते हैं या समंक होते हैं, वो एक मात्र उनके लिए डिजिट है, संख्या है, उनके लिए उसका कोई मतलब, कोई यूज है नहीं। किंतु वास्तव में समंक केवल डिजिट, कोई संख्या नहीं है, उनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं, तभी वो जाके समंक कहलाते हैं, डेटा कहलाते हैं हमारे। तो जो सांख्यिकी है वो विज्ञान की एक आधारशिला है। तो सामान्य व्यक्ति हेतु समंक जो होते हैं मात्र संख्याओं को कहते हैं, किंतु वास्तव में समंक ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं, और जो सांख्यिकी विज्ञान की आधारशिला है। तो समंक सांख्यिकी तो है, लेकिन सारे समंक सांख्यिकी नहीं है। वो ही समंक, वो ही डेटा सांख्यिकी हैं जिनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। अब विशेष गुण क्या होंगे, ये आगे हम डेफिनेशन से देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं हम डॉक्टर बाउले। डॉक्टर बाउले जो हमारे रहे हैं विद्वान, उनके अनुसार जो क्या है परिभाषा, समंक अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों के ऐसे संख्यात्मक विवरण हैं जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जा सके। तो डॉक्टर बाउले ने बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इसको विस्तृत नहीं, अपूर्ण परिभाषा नहीं बोल सकते, अपूर्ण बोलेंगे, तो एक परिभाषा दी है। उनके अकॉर्डिंग समंक जो है उनकी तीन उन्होंने विशेषताएं बताई हैं। जैसे समंक अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित होने चाहिए। पहले तो उन्होंने बताई विशेषता की किसी अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित होनी चाहिए। दूसरा बोला कि संख्यात्मक विवरण होने चाहिए। और थर्ड उन्होंने बताया कि एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, मतलब सजाती होने चाहिए, कोरिलेट होना चाहिए एक दूसरे से, तभी, ताकि हम तुलनात्मक होने चाहिए, तुलना कर सकेंगे, एक दूसरे से संबंधित होंगे तभी हम तुलना कर पाएंगे। तो उन्होंने अपनी परिभाषा में केवल इनके 3 गुण बताए हैं। तो केवल 3 गुण तो इनके हैं नहीं, और भी काफी गुण हैं। तो जो ये परिभाषा है इसको अपूर्ण बताया गया है। इसे आगे हम देखेंगे। तो इस परिभाषा में समंकों की केवल 3 विशेषताओं का वर्णन किया गया है जो कि अपूर्ण है, अतः इस परिभाषा को अपूर्ण माना गया है। तो डॉक्टर बाउले की परिभाषा के बाद हम देखते हैं एक होरेस सिक्राइस्ट ने भी अपनी परिभाषा दी है, जो कि बहुत ही व्यापक, इसको सर्वश्रेष्ठ परिभाषा भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, उसमें उन्होंने समंकों से रिलेटेड जो भी विशेषताएं हो सकती हैं उनको इंक्लूड कर लिया है। हम बार बार समंक की क्यों बात कर रहे हैं मैं फिर बता देती हूँ, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स की जो हम मीनिंग की बात कर रहे थे, डेफिनेशन की बात कर रहे थे, तो अगर प्लूरल सेंस की बात करते हैं तो उसमें जो भी स्टेटिस्टिकल डेटाज हैं उन्हीं को ही सांख्यिकी कहा जाता है। तो इसके कारण हम बहुवचन रूप में परिभाषा की हम बात कर रहे थे, इसमें डॉक्टर बाउले की परिभाषा की बात करी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, होरेस सिक्राइस ने भी अपनी परिभाषा दी है, जिनकी परिभाषा को सर्वश्रेष्ठ या व्यापक परिभाषा माना जाता है। तो समंकों की व्यापक एवं सर्वश्रेष्ठ परिभाषा होरेस सिक्राइस द्वारा दी गई है, जो कि इस प्रकार है। समंक तथ्यों के उन समूह को कहते हैं जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। जो तथ्यों के समूह होते हैं और वो आपस में बहुत सारे कारणों के कारण प्रभावित होते हैं, जो अंकों में प्रकट किए जाते हैं, मतलब अंकों में तो होने ही चाहिए, अंकों में प्रकट किए जाते हैं, यथोचित शुद्धता के अनुसार उनका आगणन एवं अनुमान लगाया जाता है। तो ये भी है कि उनका यथोचित शुद्धता के साथ उनका अनुमान भी लगाया जा सके। उन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक सुव्यवस्थित रीति द्वारा एकत्रित किया जाता है, और जिन्हें तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है। तो इस परिभाषा समूहों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो अब हम परिभाषा को देखते हैं, परिभाषा टुकड़ों में देखते हैं हम, तो कौन कौन सी इसमें विशेषताएं बताई हैं। सबसे पहले बताया है कि तथ्यों के समूह होते हैं, जो भी समंक होंगे वो तथ्यों के समूह होने चाहिए, तभी वो उसमें काम आएंगे अपने अनुसंधान में। नेक्स्ट आता है कि वो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने तथ्य तो ले लिए लेकिन वो एक दूसरे से प्रभावित ही नहीं हो रहे हैं, तो आप उनको यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है
फिर आता है अंकों में प्रकट होने चाहिए, मतलब संख्याओं के रूप में वो प्रस्तुत होने चाहिए। तीन विशेषताएं ये हो गई। फोर्थ विशेषता की बात करते हैं तो यथोचित शुद्धता के अनुसार उनका आगणन एवं अनुमान लगाया जाना चाहिए। तो फोर्थ हमारी ये हो गई है। फिफ्थ की बात करते हैं तो इन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए सुव्यवस्थित रीति द्वारा एकत्रित किए जाने चाहिए। तो इनको सुव्यवस्थित इनका संकलन किया जाना चाहिए, ये इसकी एक विशेषता हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए होने चाहिए, ये भी इसकी एक विशेषता हम मान सकते हैं। और लास्ट विशेषता बताई गई है एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, कोरिलेट होने चाहिए, ताकि इनका तुलना भी की जा सके। तो इसी वजह से होरेस क्राइस्ट की जो परिभाषा है उसको महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ परिभाषा बोला गया है, क्योंकि इन्होंने जो भी समअंकों की विशेषताएं हैं वो सारी अपनी परिभाषा में इंक्लूड कर ली हैं। तो अब हम देखते हैं समअंकों की विशेषताओं के बारे में। तो हम देखते हैं कि होरेस क्राइस्ट की जो परिभाषा है उसमें क्या क्या समअंकों की विशेषताएं बताई गई हैं। तो पहला हमारा आता है तथ्यों के समूह है। तो जब भी हम समअंक देखते हैं तो समअंक किसी एक व्यक्ति का अगर हमारे पास डेटा है तो वो हमारे लिए कोई यूज नहीं है क्योंकि उसका हम कोई यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए समंक तथ्यों के समूह होने चाहिए, किसी एक तथ्य को समंक नहीं कहा जा सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि किसी स्टूडेंट की हमें लंबाई देखनी है या इनकम किसी व्यक्ति की इनकम देखनी है, तो हमारे पास अगर एक व्यक्ति की इनकम होगी या एक स्टूडेंट की हाइट होगी तो हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें किसी एक कहाँ कहीं की देखनी है, तुलना करनी है, कोई अनुसंधान करना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमें समूह का चाहिए। हम देखेंगे कि अगर स्टूडेंट्स की हाइट देखनी है तो हम किसी क्लास के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, किसी एरिया के देख सकते हैं। तो वहाँ के स्टूडेंट्स की सबकी हाइट ली जाएगी, उसके बाद उनको कंपेयर किया जाएगा और उसी के बाद ही हम उसका कोई रिजल्ट निकाल पाएंगे कि यहाँ तो हाइट है, एवरेज हाइट इतनी है, मैक्सिमम हाइट इतनी है, वो जो भी है वो हम बाद में ही निकाल पाएंगे। अगर हम इनकम की बात करते हैं तो हमें देखना है कि किसी का जो जीवन निर्वाह का स्तर कैसा है, जो इनके कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, तो उसके लिए हम एक व्यक्ति की इनकम के बेस पे रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें समूह के तथ्य चाहिए, समूह के आंकड़े चाहिए। जो भी वहाँ की एरिया के व्यक्ति हैं उनकी इनकम क्या है, एवरेज इनकम क्या है, उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग हम तभी निकाल पाएंगे। तो एक तथ्य अगर हमारे पास में है तो उसका कोई यूज नहीं है, हमारे पास समूह होना जरूरी है यूज करने के लिए। तो फर्स्ट हमारा हो गया तथ्यों के समूह होने चाहिए। नेक्स्ट है अनेक कारणों से प्रभावित भी होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर किसी भी समस्या से संबंधित हम समंक एकत्रित करते हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो डेटा भी अनेक कारणों से प्रभावित होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉपुलेशन से संबंधित डेटा की बात करते हैं तो हम उस देश में देखेंगे कि वहाँ की बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, साथ ही उसकी जलवायु क्या है, उसके एजुकेशन क्या है, जीवन स्तर किस तरीके का है। तो उस अगर हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो जो भी डेटाज होंगे वो सारे अनेक कारणों से प्रभावित, से सारे हमें डेटाज कलेक्ट करने पड़ेंगे। जो कि क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो ये पॉपुलेशन किस किस से प्रभावित होगी, जैसे इसकी देश की बर्थ रेट, डेथ रेट, वहाँ की जलवायु कैसी है, और वहाँ का जैसे जीवन स्तर क्या रहा है, एजुकेशन क्या रहा है, वहाँ के परिवार नियोजन के लिए की प्रगति क्या है, ये सब चीजें इसको प्रभावित करती हैं। तो जो भी समंक होंगे, जो भी डेटाज होंगे, वो अनेक कारणों से एक दूसरे को प्रभावित करने वाले होने चाहिए, तभी उसका हम रिजल्ट निकाल पाएंगे। नेक्स्ट होता है संख्याओं के रूप में प्रस्तुत। तो जो भी डेटा होते हैं वो डेटा दो तरह के हो सकते हैं, एक तो गुणात्मक हो सकते हैं, एक संख्यात्मक हो सकते हैं। गुणात्मक की हम बात करते हैं तो गुणात्मक में हम देखते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति अमीर है, कोई व्यक्ति गरीब है, या फिर वो बूढ़ा है, वो जवान है, वो छोटा है, वो बड़ा है। तो ये गुणात्मक हो गए, इससे हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए जो भी हमारे पास समंक हो वो संख्याओं के रूप में प्रस्तुत होने चाहिए, संख्यात्मक होने चाहिए। जैसे कि अगर हम इनकम की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि राम की इनकम इतनी है, श्याम की इनकम इतनी है, मोहन की इनकम इतनी है। तो इस तरीके के डेटा हमारे पास संख्यात्मक होने चाहिए। अगर एज की बात करें तो उसकी उसकी एज 40 ईयर्स है, 45 ईयर्स है, वो 50 ईयर्स है, तभी वो डेटा हम यूज कर पाएंगे और उसका कोई रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो जो भी समंक होंगे हमारे पास में वो संख्याओं के रूप में प्रस्तुत होने जरूरी है। नेक्स्ट आता है गणना एवं अथवा अनुमान।
गणना और अनुमान में क्या होगा कि जैसे अगर समंकों का हमें संग्रहण करना, डेटा का कलेक्शन करना है, तो हम गणना के थ्रू भी कर सकते हैं, अनुमान के थ्रू भी कर सकते हैं। गणना और अनुमान के थ्रू हम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ये अनुसंधान का क्षेत्र हमारा जो है वो उसका उद्देश्य क्या है और वो क्षेत्र कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि अगर हमें कॉलेज का अगर कोई इलेक्शन करवाने हैं, तो हम देखते हैं कि अगर स्टूडेंट्स का देखें कि उनका क्या रवैया रहता है, तो अगर हम किसी क्लास को लेते हैं, तो वहां पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, गणना लगा सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स चाह रहे हैं, कितने स्टूडेंट नहीं चाह रहे हैं, उनके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरे कॉलेज लेवल का डेटा लेते हैं, अगर हमारा अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा है, विस्तृत है, उस केस में हम गणना नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में हम अनुमान को भी ले सकते हैं। तो हम कुछ डेटा को, कुछ स्टूडेंट्स को लेंगे, उन स्टूडेंट्स के बेस पे हम पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स का अनुमान लगा सकते हैं। तो गणना लेना है तो स्टैटिस्टिक्स जो डेटास होंगे आर कलेक्टेड बाय एस्टिमेशन के थ्रू भी हो सकते हैं और गणना के भी थ्रू हो सकते हैं, इन्यूमरेशन के थ्रू भी हो सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है हमारा जो अनुसंधान का क्षेत्र है वो कितना बड़ा है, हमारा अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। तो बड़े अंकों को जो अगर देखते हैं, तो बड़े अंकों की इकाई को हम ठीक से नहीं गिना जा सकता, वहां अनुमान भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है यथोचित शुद्धता। तो समंकों के संग्रहण में यथोचित परिशुद्धता होनी चाहिए। जो स्टेटिस्टिक्स है मस्ट बी कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। तो उसमें यथोचित शुद्धता होनी जरूरी है। यहाँ पे हम 100% शुद्धता की बात नहीं कर सकते। यहाँ पे हम यथोचित शुद्धता की बात करते हैं। जैसे अगर हम हाइट्स के डेटा ले रहे हैं, तो हाइट्स में हम सेंटीमीटर तक जा सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें, मान लीजिए हम देखते हैं कि जयपुर से मुंबई का डिस्टेंस कितना है, तो वहां पे हम किलोमीटर तक माप सकते हैं। इसके ज्यादा हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो यथोचित शुद्धता हमें समंकों के कलेक्शन में रखनी है, 100% शुद्धता की जरूरत नहीं है। सुव्यवस्थित संकलन। तो जो भी डेटास होंगे उनका समंकों का संग्रहण व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। तो समंकों को एकत्रित करने का कार्य व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी एकत्रित समंक होंगे, जो भी कलेक्टेड डेटा होंगे, वो सारे हमारे किसी भी कोई प्रॉब्लम है उसकी कोई हमारे सॉल्यूशन उसके लिए यूज आएंगे। ऐसा नहीं है हमने किसी भी तरीके कैसे भी उनका कलेक्शन कर लिया, उसके लिए हमें सुव्यवस्थित संकलन होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है पूर्व निश्चित उद्देश्य। जो भी डेटा कलेक्ट किए जाएंगे उसके लिए पूर्व निश्चित उद्देश्य हमारे पास होगा कि इस उद्देश्य के लिए हमारे डेटा यूज किए जाएंगे। तो पूर्व निश्चित उद्देश्य के बेस पे ही डेटा कलेक्ट किए जाने चाहिए। तुलना की दृष्टि से परस्पर संबंधित जो भी डेटा होंगे हमारे पास सजातीय होने चाहिए, तुलनात्मक होने चाहिए, ताकि उनको तुलना करके उसका कोई रिजल्ट निकाला जा सके। क्योंकि जब भी हम डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो हमारे पास कोई समस्या होगी, उसके समाधान के लिए, कोई प्रॉब्लम के लिए, कोई रिसर्च के लिए हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो डेटा सारे परस्पर संबंधित अगर नहीं होंगे, तो हम उनकी तुलना नहीं कर पाएंगे और हमारे रिसर्च या हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई भी हम अनुसंधान करने जा रहे हैं, कोई भी हमारे पास समस्या है जिसका सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस डेटा कलेक्शन के टाइम उन डेटाओं के समूहों की विशेषताएं होने जरूरी है। जो तथ्यों का समूह होना चाहिए, एक तथ्य से काम नहीं चलेगा, वो सारे अनेक कारणों से प्रभावित होने चाहिए, संख्याओं के रूप में प्रस्तुत होने चाहिए, गुणात्मक तथ्य नहीं चलेंगे, उससे कोई रिजल्ट नहीं, किसी रिजल्ट में हम नहीं पहुंच पाएंगे। गणना एवं अनुमान ये हमारे डिपेंड करता है कि हमारा क्षेत्र कितना है, उद्देश्य क्या है। गणना भी की जा सकती है या फिर एस्टिमेशन भी लगाया जा सकता है। यथोचित शुद्धता, ये नहीं है कि 100% शुद्धता पे जा रहे हैं हम, यथोचित शुद्धता उनमें होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सुव्यवस्थित संकलन होना चाहिए, उनको सुव्यवस्थित ही उनको डेटा को कलेक्ट किया जाना चाहिए। पूर्व निश्चित उद्देश्य ये तो हमारा है ही, अगर हमारे पूर्व निश्चित उद्देश्य उसी के बेस पे हम सारा काम करेंगे। और लास्ट आता है तुलना की दृष्टि से परस्पर संबंधित होने चाहिए। तो हमने इस हमारे लेक्चर में देखा कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग और डेफिनेशन की बात करते हैं, तो दो सेंस में हम इसकी मीनिंग डेफिनेशन देख सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में। प्लूरल फॉर्म में हम स्टैटिस्टिकल डेटा की बात करते हैं, वही हमारी सांख्यिकी होती है। सिंगुलर फॉर्म की बात करते हैं तो वहां पे हमारे सांख्यिकी विधियां आ जाती हैं। तो सिंगुलर फॉर्म को कैसे डिफाइन किया गया है और किस तरीके से होता है, सिंगुलर फॉर्म को कैसे हम समझा सकते हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।